बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। तो आज लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में हमने एक युवा रचनाकार को आमंत्रित किया है। ये लेखक हैं और अपने गोरखपुर शहर से ये ताल्लुक रखते हैं, घंटाघर से। राजल गुप्ता जी। तो साहित्य संगम सीरीज में हम अपने होनहार प्रतिभाओं को भी आमंत्रित करते हैं। तो इस सीरीज में हमने आज इनको आमंत्रित किया है। लाउड स्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से राजल जी का हार्दिक अभिनंदन है। राजल जी शहर के घंटाघर क्षेत्र के रहने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि इनकी जो पुस्तकें हैं, आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितना एक मैच्योर मस्तिष्क ने इस काम को किया है। एक पुस्तक अभी मेरे पास इनकी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट, चिंता मुक्त रहें और खुश रहें। आज हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो राजल जी को बुलाने के पीछे एक मकसद ये है कि आपके जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन उससे निराश नहीं होना है। एक पुस्तक जो इनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि सबसे ज़्यादा आज के दौर में युवा हताश है। ऐसा लोग बोलते हैं कि युवाओं में हताशा जल्दी आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो उसमें, और कुछ लोग अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर लेते हैं, भावुकता में कई कदम उठा लेते हैं। तो पहले तो हम आपको इनकी जो पुस्तकें हैं इसके बारे में बता दूं, फिर मैं आप सबके बारे में, आप लोगों के मन में जो बहुत सारे सवाल चलते हैं उनसे भी आप राजल गुप्ता जी से हम बात करेंगे और वो उसके बारे में बताएंगे भी, और ये कैसे लिखने की ओर उन्मुख हुए, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए कि जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते या किन्हीं वजहों से उनको स्कूलों में प्रताड़ना या डांट की वजह से उनके अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है कि वो स्कूल से छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक ये मिसाल है, जिन्होंने कक्षा 6 में एक बार इनके लिए ऐसा, इसी पुस्तक से में मैंने पढ़ा कि एक समय ऐसा आया था कि स्कूल में रोज रोज इनको काम कंप्लीट ना होने पर, होमवर्क कंप्लीट ना होने पे, और इनको डांट मिलती थी, इनको सजा मिलती थी। एक बाल मन में जैसे बार बार जो सजा मिलती थी, उसके कारण इनके मन में पढ़ाई के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई, और एक बार तो इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। लेकिन इनके पिताजी घड़ीसाज हैं और उनके दादाजी भी घड़ीसाज परिवार से ये आते हैं। तो दादाजी ने इनको प्रेरित किया और उसके बाद से फिर ये पढ़ाई इन्होंने शुरू की, एमबीए किया, नाइलिट से भी जो कोर्स किया, और आज इनकी लिखी हुई ये 5 पुस्तकें आ चुकी हैं। ये डायमंड बुक्स ने इसे प्रकाशित किया है, ये पुस्तक जो है स्टेट मैनेजमेंट। और इसके अलावा इन्होंने पहली पुस्तक इनकी है राजल नीति टाइम मैनेजमेंट, राजल नीति विचार कोश, जिसका नहीं, सबसे पहली पुस्तक तो इनकी राजल नीति मेरी सोच मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा। ये जो पहली पुस्तक इन्होंने लिखी है, ये पहली पुस्तक है। इसके बाद राजल नीति टाइम मैनेजमेंट, फिर राजल नीति से राजल नीति विचार कोश। इस पुस्तक का तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी ने विमोचन किया था। और एक पुस्तक और है इनकी राजल नीति, समाज को हमारी जरूरत है आज। और 5वां है राजल नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 5 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उड़िया में प्रकाशित हो चुकी है। एक 6ठी पुस्तक भी इन्होंने लिखी है,
राजल नीति लोक व्यवहार, अभी इसका प्रकाशन हिंदी में हुआ है। तो इनके आज के दौर में कुछ लोग ये सोचते हैं कि बच्चा है, लेकिन हर बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है। एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें एक बच्चा कैसे परेशान होता है और कैसे कैसे उसको पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई ये स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें। सजा से कोई समाधान नहीं होता, सजा से व्यक्ति में कुंठा आती है और वो उन चीजों से दूर चला जाता है। तो राजल जी, आप एक व्यवसायी परिवार से हैं और आपका जो प्रारंभिक जो जीवन है जिसमें आपने लिखा है कि कैसे कैसे क्या मुश्किलात आई, और ये पुस्तक अभी मैंने इसे थोड़ा सा देखा है, तो इसमें आपने अब्राहम लिंकन से लेकर के कई बड़ी शख्सियतों को कोट किया है और उनके जीवन को आपने, निश्चित रूप से जो इसको पढ़ेंगे उनको एक प्रेरणा मिलेगी। तो कैसे आप अपने जो शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई का दौर था, कैसे क्या हुआ और आपको क्या मुश्किलात सामने आई, चूंकि आप उस दौर से गुजरे हुए हैं। आप जो बताएंगे तो उसको जो हमारे यंगस्टर्स हैं सुनेंगे, उनको लगेगा कि मेरे साथ भी, और सबकी कहानियां लगभग मिलती जुलती, बिल्कुल सब एक ही परिवेश से धीरे धीरे कुछ कमोबेश आता है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कैसे आपके साथ क्या हुआ और फिर आगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार, और जैसा सर ने बताया मेरा नाम राजल है और पढ़ाई लिखाई में बहुत संघर्ष रहा। शुरुआत हुई जब मैं क्लास 6 फेल हुआ, और कारण इसका ये था कि अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं था, स्कूल में सजाएं मिलती थी और पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। और एक दौर ऐसा भी आया जब पढ़ाई से इतना मन दुखी हो गया था कि पढ़ाई छोड़ने का मैंने निर्णय लिया। लेकिन मेरे दादाजी स्वर्गीय राधेश्याम गुप्त जी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो उन लोगों को सही साबित करोगे जो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत या कोई योग्यता नहीं है, और बेहतर ये होगा कि तुम जो है लगे रहो बिल्कुल एक कछुए की तरह, और उन लोगों को गलत साबित करो, कह के नहीं, कुछ करके दिखाओ। जब तुम कुछ करोगे तब वो लोग भी गलत साबित हो जाएंगे। दादाजी ने जो प्रेरणा दी थी, उसके बाद मैंने दोबारा एक कछुए की तरह धीमे धीमे पढ़ाई जारी की, और धीमे धीमे करते करते मैं 9 डिग्री सर्टिफिकेट तक पहुंचा, जिसमें 4 प्रोफेशनल डिग्रियां भी शामिल है, जिसमें LLB जर्नलिज्म और B लेवल और PGDB भी है। देखिए, मैसेज मेरा आप लोगों को यही है कि हो सकता है आज आपकी स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप कोशिश करें, बिल्कुल उस कछुए और खरगोश की कहानी की तरह जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, जैसे हमारे दादाजी भी बताया करते थे कि अगर आपके अंदर योग्यता या टैलेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत ना करें या कोशिश ना करें तो नहीं चलेगा। तो बस यही है कि आप कोशिश करते रहिए, और जब एक पत्थर पर भी अगर एक एक बूंद पानी गिरे तो उसमें छेद कर देता है, तो आपकी कोशिशें कभी कम नहीं होनी चाहिए, बस कोशिश करते रहें, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो। किताब भी जो मैंने लिखी, कोई योग्यता नहीं थी किताब लिखने की, लेकिन कोशिश करने से और 4 साल लगातार लगे रहने से मैंने अपनी पहली किताब पूरी कर पाई। तो बस यही मैसेज मेरा है कि लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। ये लिखने की कैसे, लिखने का आपके मन में कैसे आया कि जो पुस्तकें आपने 6 पुस्तकें आपकी आ चुकी, लिखने की प्रेरणा कैसे हुई? देखिए, कभी सपने में नहीं सोचा था कि किताबें लिखूंगा। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे जीवन में घटित हुई, और वो दिन था 26 मार्च 2009 का। हम लोगों के एक बचपन का साथी था और उसने सुसाइड कर लिया था, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि हम लोग की उम्र बहुत कम थी, 20 साल के आसपास थी। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, मन में था कि हमारा साथी ऐसा चला गया तो किसी और का साथी ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो एक हमने सोचा कि क्या किया जाए इसके बारे में। हम लोगों को जो लगा कि उसके मन में ये था कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो हमने एक शोध किया, ऐसे लोगों को संसार के खोजा कि ऐसे लोग जो संसार में आज उनकी बड़ी ख्याति है, लेकिन एक ऐसा भी समय था कि जब वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। उसमें कुछ खिलाड़ी थे, कुछ वैज्ञानिक थे, और उसको आधार बना करके
हमने 10 से 12 पेज की रिपोर्ट बनाई और एक प्रेस वार्ता आयोजित की। दिन था 15 मई 2012 का। क्योंकि उम्र कम थी तो ज्यादातर लोगों को लगा कि भाई लड़का है, तो ज्यादातर लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। लेकिन हमारे दादाजी कहा करते थे कि जब भी कोई काम आप अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल मिलता है। और ऐसा ही हुआ। करीब हफ्ता 10 दिन बाद एक रिपोर्टर ने मुझे फोन किया, श्री नीरज श्रीवास्तव ने, कि राजल, तुम्हारी जो रिपोर्ट थी उसके कुछ अंश हमने अपने अखबार में छापे हैं, अगर तुम चाहो तो हम लोग तुमको एक मोटिवेशनल कॉलम देंगे और तुम्हारे आर्टिकल्स हम लोग अपने अखबार में रेगुलर छापेंगे। हमने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और बुधवार और शुक्रवार को उनके अखबार में एक कॉलम छपता था। करीब 1.5 साल तक उनके अखबार में हमने योगदान दिया। फिर प्रभु की कृपा से कुछ और अखबारों में हमने जो है लिखा और तब तक एक आत्मविश्वास आ गया कि अगर अखबारों में मैं लिख सकता हूं तो क्यों ना अपनी किताब लिखी जाए। उसके बाद 4 साल की कोशिशों के बाद मेरी पहली किताब आई, राजल नीति, मेरी सोच मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा। जैसा सर ने बताया कि शिक्षा में असफल था, कैसे पढ़ाई छोड़ी, फिर पढ़ाई में वापस आया और अपने दोस्त की घटना, मतलब अपने जीवन की जो उस समय तक की यात्रा थी, अच्छी बुरी, और क्या मैंने अब तक सीखा कि यहाँ तक मैं पहुंच पाया, उस किताब को मैं सभी चीजों को मैंने सम्मिलित किया था और वो किताब बनी राजल नीति, मेरी सोच मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा। आप लिखने के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं? जैसे कोई काम और भी करते हैं आप इसके अलावा? जैसे हमारा घड़ी का पैतृक व्यवसाय है, वॉच हाउस नाम से है, और अगर हम लोग कुल मिला के देखा जाए तो 100 साल से भी ऊपर हो गया। हम लोग के पूर्वजों ने घड़ी का व्यवसाय गोरखपुर शहर में शुरू किया था। तो पिताजी के काम में सहयोग तो हम देते ही हैं। और जो उस समय जब पहले हमारी किताब थी, उस समय हमने दादाजी की स्मृति में एक एजुकेशन सेंटर भी खोला था, आरजीटेक एजुकेशन नाम से। तो समय का अभाव रहता था, लेकिन ये था कि नियमित रूप से एक हमने टारगेट बनाया था कि रोज कुछ ना कुछ लिखना है, भले ही चाहे कुछ लाइन हो चाहे एक पेज हो। धीमे धीमे करते करते, क्योंकि रोज लिखते थे, समय लगा लेकिन किताब पूरी हुई। जो भी लोग किताब लिखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, बस फॉर्मूला बड़ा सरल है कि रोज छोटा छोटा भी आप प्रयास करिए, एक समय आएगा कि आपके पास जो है आपकी उपलब्धियों का ढेर हो जाएगा। जो पहली किताब थी राजल नीति, मेरी सोच मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा, वो 4 साल का समय लगा। उसमें शुरुआत हमने कुछ लाइन से की थी, फिर धीमे धीमे कुछ पेज, और फिर एक पूरा पुस्तक का रूप ले लिया। समय सबके पास उतना ही रहता है, तो किताब की शुरुआत जो है हमने रात में जो हमारे पास समय बचता था उसमें हमने लिखना शुरू किया और किताब आखिरकार पूरी हो गई। देखिए, काम करने वाले के लिए समय की सीमाएं नहीं बांध पाती, उस समय को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। तो आज आप आपका जो व्यवसाय है घड़ी साजी का, उसमें भी आप योगदान कर रहे हैं, क्योंकि लेखन की विधा का एक टैलेंट इनके अंदर है, तो उसको भी साथ साथ कर रहे हैं। हमारे जो बहुत सारे लिसनर्स हैं, ये सुन रहे हैं, उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके मन में आता है कि हम जो खासतौर से आजकल के नौजवान जो डिग्रियां ले लिए, उनके मन में आता है कि अगर जो बेशक आप जिस काम को कर रहे हैं, आपके परिवार में जो परंपरागत व्यवसाय है उसको भी आप अपना करके और आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आप दिशा दे सकते हैं। ये राजल जी ने जो है, तो राजल जी की और सारी बुक्स हैं, इसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने अब्राहम लिंकन का भी उदाहरण दिया है। अब्राहम लिंकन के बारे में इन्होंने लिखा है, इसकी कुछ लाइनें हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़ी अमल योग्य उपयोगी बातें, यह जान लें कि आप संसार में अकेले नहीं हैं। इस संसार में जो भी जीवित है सभी के साथ कुछ न कुछ चिंताएं हैं। महान लोगों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वे चिंताओं और तनावों के बावजूद वे कर्म करते रहे और अंततः सफल भी हुए। ये जो कर्म की प्रेरणा है, हम लोग यहाँ कबीरदास का उदाहरण सबसे बड़ा है। कबीरदास एक बहुत संत थे, दार्शनिक थे, इसके बावजूद उन्होंने जुलाहा का काम, जो उनका काम था कपड़े बुनने का, उस काम को कभी नहीं छोड़ा। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो कुछ यूथ में कोई दिशा नहीं मिल पा रही, कभी कभी वो भ्रमित हो जाते हैं कि जैसे नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी न मिलने का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि नियत आपसे कुछ और कराना चाहती।
यदि आप छठी में पढ़ाई छोड़ के बैठ गए होते जी जी तो आज एक लेखक नहीं बन पाते। बिल्कुल लेकिन आपको आपके दादाजी ने प्रेरित किया जी कि भाई आप इस काम को करिए। आप अगर जो इसको छोड़ दोगे जी तो लोग कहेंगे कि ये इनको इनके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो आप जो काम कर रहे हैं, जी जिस विधा में भी हैं, जी उस काम को आप करते हुए जो आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है उसको डेवलप करें। जी आप पुस्तकें लिखना, फिर उसका प्रकाशन कराना और फिर बाजार तक पहुंचाना, जी ये एक बड़ा टास्क होता है। जी तो आपने जब पुस्तकें लिख ली, जी जब आपने जी अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर जी लिया, जी तो उसके बाद इसके प्रकाशन के लिए कैसे कैसे आपने क्या किया? जी देखिए, नए थे हम और कोई अनुभव नहीं था, अनुभवहीन थे। और हर जो किताब लिखता हर व्यक्ति उसका सपना होता है कि उसकी किताब छपे, और प्रकाशक की भाई भी मजबूरी होती है कि वो चाहेगा वो किताब बिके। उम्र कम थी, चाहते थे कि किताब छपे, लेकिन क्योंकि किताब मेरे बारे में थी और उसका क्योंकि कोई कमर्शियल वैल्यू उस समय लोगों को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हौसला जो है मजबूत था कि हम करेंगे जरूर। तो हुआ ये कि अपने कंप्यूटर पर हमने, जैसे अपने को बताया कि किताब हमने लिखी थी राजल नीति, मेरी सोच मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा, अपने जीवन के बारे में किताब थी। तो उसको हमने कंप्यूटर पे पूरा टाइप किया, जितना भी हमसे सेटिंग हो सकती थी सब हमने उसको किया। किताब लोगों तक पहुंचानी थी क्योंकि ये डिजिटल युग है और इस समय लोगों तक किताब पहुंचाना बहुत आसान है। हमारे पास एक प्ले स्टोर नाम का प्लेटफॉर्म था, गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि हम लोग जो भी हैं अपने दादाजी की देन है, उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़े। हमारे दादाजी का जन्मदिन 22 जनवरी को पड़ता था। 22 जनवरी 2015 को जो मेरी पहली किताब थी उसको हमने गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च किया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और उसको हमने प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया। उसके बाद उसका लिंक हमने लोगों से शेयर किया, जो अपने साथी थे, अपने संबंधी थे। काफी अच्छा उससे रिस्पांस मिला लोगों को, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमने सोचा अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किताब अच्छी चल सकती है तो उसका एक पेपर बैक फॉर्मेट होना चाहिए। हुआ ये कि जब वो किताब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छी चली तो पेपर बैक फॉर्मेट के लिए हमने हमारे घर के करीब एक साइबर कैफे था, तो वहां से हमने किताब को टाइप करवाया और उसके बाद एक डिजाइनर के पास गए, उनसे किताब का कवर डिजाइन कराया, किताब की फॉर्मेटिंग कराई। और हमारे घर के करीब घोष कंपनी पे एक प्रिंटिंग प्रेस था, दीनापुर प्रेस, उनके पास गए और हमने वो किताब छपवाई। पहली किताब छप गई क्योंकि वो अपने बारे में थी, खुद के बारे में। अब दूसरी जो किताब हमको करनी थी कि ऐसा कुछ हो जो सबके काम आए, और ऐसी क्या चीज है जो सबके काम आए, मेरे दिमाग में है समय। क्योंकि आज का जो वर्तमान दौर है, इतना ज्यादा लोगों का काम का लोड है, लेकिन जो करने के लिए टाइम है बड़ा लिमिटेड है, वो है समय। तो हमने जो दूसरी किताब थी वो थी टाइम मैनेजमेंट। उसको भी हमने जब किताब लिख ली तो हमने लोगों को प्रपोजल भेजा कि ये किताब है हमारी टाइम मैनेजमेंट पे, कि आप इसे क्या आप छापना चाहेंगे। क्योंकि उस समय भी उम्र कम थी, अनुभव कम था, तो ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, लेकिन उस समय भी हौसला जो है मजबूत था। पिछली किताब की तरह ही इस किताब को भी हमने छापा, प्रिंट करा, साइबर कैफे गए, किताब टाइप करवाई, डिजाइन करवाया और फिर दीनापुर प्रेस से वहां छपवाया। लेकिन प्रभु कहते हैं, ये कहावत है कि प्रभु भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। 76 पेज की वो किताब हम छाप चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से उसका विमोचन भी हो गया। डायमंड बुक्स जो चाचा चौधरी प्रकाशित करते हैं, उनके एडिटर का फोन आया था मेरे पास जब मैं किताब छापने वाला था। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र कम है और अभी टाइम मैनेजमेंट की हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग आपको याद करेंगे। किताब छप गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से विमोचन भी हो चुका था, लेकिन एडिटर साहब को याद था और उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको याद है मैंने आपसे बात किया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन में करूंगा, और उन्होंने वैसा किया भी। कहा कि टाइम मैनेजमेंट की किताब की हम लोग को रिक्वायरमेंट है, हम लोग छापेंगे, लेकिन करना आपको ये पड़ेगा कि उस किताब बहुत पतली है, मात्र 76 पेज की है, उसको अपडेट करिए। तो हमने कहा सर बिल्कुल कर देंगे। तो उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि क्योंकि हम लोग बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे लोग हैं टाइम मैनेजमेंट की किताब लिखी, आपको मौका देंगे क्योंकि आपकी उम्र कम है और आपकी से हमने कहा भी था। तो उन्होंने शर्त ये रखी कि 2 दिन के अंदर उसमें आप 40 पेज ऐड करिए और हम लोग छापेंगे। तो हमने सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा एक बार करके तो दिखाओ, जीवन भर हमको याद रखोगे। उन्होंने हौसला दिया, मोटिवेशन दिया, और उनके आदेश का पालन करते हुए हमने दिन रात जाग करके किताब को अपडेट किया। और वाकई उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि
उनको मैं जीवन भर याद रखता हूं, क्योंकि आज वो किताब 7 भाषाओं में है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया और पंजाबी। ये किताब एक दिन में नहीं हो गई। बहुत सारे युवा साथी सोचते हैं कि सफलता एक दिन में मिल जाती, एक दिन में नहीं हुआ। जब मैंने किताब छापी थी तो मात्र 76 पेज की थी। जब डायमंड बुक से मुझे मौका मिला तो 112 पेज की हुई। किताब का कुछ समय लगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने फोन किया कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, आप उसमें 50 पेज के लगभग स्टूडेंट टाइम मैनेज कैसे करें उसको ऐड करिए और फिर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। सर का हमने आदेश माना और हमने 50 पेज स्टूडेंट कैसे टाइम मैनेजमेंट करें उसको ऐड किया। फिर उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया और आज किताब 7 भाषाओं में है। तो आज आपने सुना कि कैसे कैसे आपके अंदर भी बहुत सारे प्रतिभा है, होनहार हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके मार्ग में सबसे बड़ी चीज कि अपने को खुद को बुलंद कर, इतना अपने को खुद ही बुलंद करना है। और आज जो हम राजल जी की कहानी आपके सामने रख रहे हैं, इनका साक्षात्कार आपके सामने रख रहे हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी होता है। और इस पुस्तक में ही इन्होंने एक जगह लिखा है कि जो मुर्दा हो जाता है जी जी, तो उसका फिर क्या, वो तो खत्म हो गया। जब तक हम जीवंत हैं, जब तक हम सक्रिय हैं, जब तक हम ठान लें कि हमको ये काम करना है, तो आज जो हमने इसीलिए इनको आमंत्रित भी किया कि इनकी कहानी। और एक चीज और बताएं राजल जी कि आपके जैसे बहुत सारे लोगों के आपने इसमें जी कई लोगों को कोट किया, अब्राहम लिंकन को भी जी कोट जी किया है, जी, आपने कुछ लोगों की जीवनी भी पढ़ी। बिल्कुल। किसकी जीवनी पढ़ी? अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा था और स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज्यादा आपको किसने, आपको यदि कहा जाए जी कि सबसे ज्यादा आपको किसने प्रेरित किया जी जीवन जीने की कला, जी, आपने किसको मानते हैं अपना रोल मॉडल इस मामले? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे हैं या मेरा परिवार यहाँ तक पहुंचा है तो मेरे दादाजी की वजह से, स्वर्गीय राधेश्याम गुप्त। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसका आधार उसकी जड़ें होती हैं। तो हम लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो हमारे दादाजी की ही देन है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे दादाजी ने एक मेज और कुछ घड़ियों से अपना व्यवसाय शुरू किया था। परिवार बड़ा था, चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन उन्होंने काम करने से कोई संकोच नहीं किया। कभी पेन बेचा, कभी घड़ी बेचा, कुछ भी किया, अपने परिवार को एक अच्छी दिशा दी। और जब संसार को ये लगता था कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। पूरी दुनिया से लड़ जाते थे, बस उनका एक ही लाइन था कि हमारा बाबू है, हमारा खूब नाम करेगा, हमारा बाबू है, हमारा खूब नाम करेगा। उस समय तो हमको लगता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बार बार जब वो कहते थे तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में जगह कर गई। आज बहुत उनकी कमी खलती है कि आज हम यहाँ पे हैं। काश वो होते, देखते कि उन्होंने जो विश्वास जताया था वो यहाँ तक हमको ले आया। तो जो भी हम हैं हमारे दादाजी की वजह से हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। बहुत सिंपल से रहते थे, धोती पहनते थे, संसार उनको जैसे भी देखता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां अपने जीवन में झेली और हमारे पूरे परिवार को खड़ा किया। तो जो रोल मॉडल मेरे हैं वो मेरे दादाजी हैं। जो उनकी सादगी थी या उन्होंने जैसे भी हम लोगों को पहुंचाया, बहुत बड़ी बात है हम लोग को। तो गर्व से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दादाजी मेरे रोल मॉडल है और हमारे पूरे परिवार के लिए प्रेरणा है। आपके भी परिवार में, आपके आसपास और आपके बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे अब्राहम लिंकन का लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अभाव में जीवन शुरू किया और कहां बुलंदियों तक कैसे पहुंचे। तो आप कहीं से भी निराश ना हो। और आज की जो कहानी है राजल जी की, ये आपकी भी कहानी इस तरह की हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में आपको ये राजल जी की कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम फिर किसी और शख्सियत को लेकर के आएंगे। तब तक आप सुनते रहिए और देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ,
बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।